नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस रण के नीतिकार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपनी अपनी रणनीति को और धारदार बनाने की तैयारी में है। लंबी फेरहिस्त दोनों दलों में नेताओं की, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जो केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से एक्टिव हुआ है, तमाम नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को एमपी की कमान दी गई है और जो नई जोड़ी बनाई गई है नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान की। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो 2008 और 2013 का जो चुनाव हुआ था उसमें नरेंद्र सिंह तोमर की अहम भूमिका रही और यही कारण है कि उन्हें जिस तरह से चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि पहले किस तरह से भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव की जोड़ी, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, ये तमाम सारे दिग्गज अब मैदान में डटे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बन रही है, नीति बन रही है कि आखिर फतह कैसे करना है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी, इसके अलावा प्रियंका गांधी की जिस तरह से एमपी के चुनाव में नजर है, जबलपुर के बाद जिस तरह से वो ग्वालियर आ रही हैं, और ग्वालियर एक ऐसा गढ़ है जो सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। 2018 विधानसभा चुनाव में उनके चेहरे का फायदा कांग्रेस को मिला था और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे का फायदा लेना चाहेगी। लेकिन उसी अंचल से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं जिन्हें इसकी कमान दी गई है, संचालन जो संयोजक बनाया गया है चुनाव प्रबंध समिति का। ये तमाम सारी चीजें हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जिस तरह से रणनीति दिख रही है, तैयारियां दिख रही हैं, चेहरे दिख रहे हैं और चेहरों की एक लंबी फेहरिस्त दिख रही है। 3 मेहमान हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रोहित नायक जी, युवा नेता प्रवक्ता। स्वागत करूंगा रोहित जी आपका। हमारे साथ में हैं मिलन भार्गव जी, युवा नेता प्रवक्ता। मिलन जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त जी मैं आपका स्वागत करता हूं। सीधे डॉक्टर रोहित नायक के पास में आता हूं। डॉक्टर रोहित नायक, जिस तरह से अगर बीजेपी और कांग्रेस में तुलनात्मक अभी फिलहाल देखा जाए तो आपका मुकाबला एक लंबी फेहरिस्त से है। वो तमाम सारे चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी की इस कमान संभालते हुए दिख रहे हैं। बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। राजेश जी, हम तो पहले भी फासिस्ट ऐसी ताकतों से लड़ते आए हैं, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या आज तक की बात की जाए। इस फहरिस्त से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रयास करेंगे कि जनता के मुद्दे जो आम जनमानस को प्रभावित करते हैं उनको सतत उठाते रहें। अभी हमने ये प्रयास विधानसभा में भी किया, सड़कों पर भी हमारा प्रयास ये जारी है। और जिस तरह से अभी मोनू सक्सेना जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, एक आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन कर रहे थे, उनकी आंख में वाटर कैनन मार के जिस तरीके से भोपाल में उनको घायल किया गया, वो बहुत ही निंदनीय था। पर राजनीतिक तौर पे वैसे भी बहुत सारे मूल्यों का पतन हो चुका है। हम प्रयास इस बात का भी करेंगे कि शुचिता बरती जाए। एक जो मुख्य जो आपकी चर्चा में बात निकल के आई कि जैसे तोमर साहब को दे दिया गया है चार्ज, तो मुझे लगता है कि अब 2 बड़े नाम जो है वो माइनस हो गए। एक तो वीडी शर्मा जी का चेहरा जो है उसको पीछे रखा जाएगा, मुझे लगता है। ये मेरा राजनीतिक विश्लेषण है, जितनी राजनीति में समझता हूँ उस बात पर मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा इस अंचल से आता है, उसको भी मुझे लगता है बैकफुट पे ले जाएगी बीजेपी। तो ये 2 बड़े अपसेट्स होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का अभी हमने देखा पिछले कुछ समय में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस के साथ किया, और उसके बाद जिस तरीके का घटनाक्रम बदला, तो मुझे लगता है भाजपा समझ रही है कहां पर उनको लॉस हो रहा है, कौन कमजोर कड़ी, और कमजोर कड़ी को हटाने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पर सब हम लोग एकजुट। जी, लेकिन 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 आवाज मिल रही है रोहित नायक जी आपको हमारी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। चलिए रोहित जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि मैंने कहा कि वो तमाम सारे चेहरे हैं, एक लंबी फेहरिस्त। मुझे लगता है कि अगर एमपी के तमाम सारे चुनाव देखें तो ये एक अलग तरह का चुनाव होगा। पहले जिस तरह से
भूपेंद्र यादव जी को कमान दी गई, अश्विनी वैष्णव जी को कमान दी गई, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश, तमाम नाम है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इसके अलावा कोई ऐसा चेहरा उनके पैरेलल का कदम ताल करते हुए नहीं दिख रहा है। सवाल इसी बात को लेकर है कि एक बड़ी रणनीति जो हम बात कर रहे हैं आज का हमारे एनालिसिस से, कि जो रण के नीतिकार है उनके पास एक लंबी फेहरिस्त है। उनकी फहरिस्त नहीं है, ये वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सारा तालमेल बिठाया जाए। ये हिट एंड ट्राई हो रहा है बीजेपी के पार्ट पर, जो हमारे पार्ट पर नहीं हो रहा है। हमारी रणनीति तय है और बीजेपी अभी अधर में है, क्योंकि उनको अभी समीकरण बनाने बाकी हैं। उनका संगठन इस वक्त बहुत कमजोर है, बहुत सारे रुष्ट लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कांग्रेस में युक्त होने की वजह से भाजपा से जो है अपना पल्ला साल काम किया। तो बीजेपी तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है, ना कि कांग्रेस। इसलिए वो तो प्रयास करेंगे कि सतत नए नए लोग जोड़े जाएं, नए लोगों को लाया जाए, देखा जाए कि क्या एक्सपेरिमेंट करके किस तरीके की घटनाक्रम को जोड़कर क्या बात निकल कर आ सकती है। ये बीजेपी कराएगा, हमारे लिए लंबी फेहरिस्त की आवश्यकता नहीं है। चलिए आता हूं रोहित जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। लंबी फेहरिस्त की जरूरत जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं है, सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। देवदत्त दुबे साहब, ये क्या कहती हैं चीजें? अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक के बाद एक जो एक लंबी लाइन बनती जा रही है, चुनाव संचालन को लेकर, उस अभियान समिति को लेकर, या फिर जिस तरह से हम कहते हैं कि तमाम सारे केंद्रीय जो नेतृत्व है, नेता हैं, वो उन्होंने डेरा जमा लिया है। किस तरह से देखें हम इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में चौथी बार सरकार बनाने का 200 पार का दावा कर रही थी और वो सरकार से चूक गई, तो इस बार वो किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहती। अपने तमाम रणनीतिकार उसने इस समय मोर्चे पर तैनात कर दिए हैं, विश्वसनीय लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व में। जैसे भूपेंद्र यादव हैं, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के बहुत विश्वसनीय और कई चुनाव में उनको आजमा चुके उनका प्रबंधन। तो ऐसे लोगों को उन्होंने तैनात किया है जिससे कि कोई किसी प्रकार की रिस्क ना रहे। और इस बार जो फीडबैक है वो भी पार्टी उससे निश्चिंत नहीं हो पा रही है। इसलिए एक के बाद एक जो आजमाए हुए नुस्खे हैं, या कहते हैं ना, जो जिनको जांचा परखा, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर है, वो 2008 और 13 में आजमाए चुके हैं पार्टी में, क्योंकि उन्होंने बेहतर प्रबंधन किया था। तो जब कोई भी टीम कष्ट में होती है तो अपने चुनिंदा और विश्वसनीय लोगों को मैदान पर तैनात करती है। ये बात अलग है कि वो कितना कर पाते हैं, कई बार परिस्थितियां भी रहती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी को भी टिकट दे दो वो जीत जाता, क्योंकि पार्टी की लहर होती है। वो कई बार दिग्गज चुनाव हार जाते। आज आप देख लें कि पिछले 4 चुनाव को देख लें तो हर बार मंत्री चुनाव हारते हैं। तो ये बहुत अलग समीकरण है, जीतना और हारना किस पे। लेकिन अधिकतम देने का जो प्रयास होता है तो वो दोनों दल कर रहे हैं। कांग्रेस भी कर रही है, जो कर्नाटक की उनकी जिताऊ टीम है उसको यहाँ तैनात कर दिया गया है। तो वो तो हर क्षेत्र के मीडिया के, प्रबंधक के, तो जो आजमाए हुए होते हैं, जैसे जिस खिलाड़ी का। लेकिन देवदत्त दुबे साहब, अगर टीम देखे तो बिल्कुल आप जिस तरह से जिक्र हम भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं और कांग्रेस भी का भी कर रहे हैं, लेकिन टीम अभी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नजर आ रही है। देखो, वो तो पहले ही से उसमें नेताओं की एक लंबी फौज है, और इधर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है। तो अब जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व में यहाँ मोदी शाह जुड़ रहे हैं, वहाँ प्रियंका राहुल जुड़ रहे हैं। ऐसे ही ये जो नीचे के जोड़ेंगे तो अभी वरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल, इनको भी काम देंगे। लेकिन बात वही है कि जिसके पास जो होगा वही तो निकालेगा बाहर। उनके पास चुनिंदा नेताओं की टीम और इधर भरमार है। यहाँ ये समस्या है कि यदि किसी को काम नहीं दिया तो वो घर बैठ जाएगा। इतने काम करने वाले लोग, हर हाथ को काम चाहिए, नहीं तो वो अपने आप को उपेक्षित समझता है। तो अभी तो जो 2 दिन बाद और जो बैठकें होने वाली है, जो सूचियां आएंगी विभिन्न समितियां बना के, तो जो अपने आप को उपेक्षित समझकर घर पर बैठे हैं उन सबको भी जवाबदारी दी जाना। कई 19-20 प्रकार की समितियां बनना है। तो ये तो पार्टी की रणनीति होती है कि कैसे। चलिए, पार्टी की रणनीति होती है। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलन, आपका स्वागत करता हूं। सीधे सवाल पर आता हूं कि जिस तरह से अगर अब इस बार का जो चुनाव है
और मैंने भी कई सारे चुनाव मध्य प्रदेश में देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी लड़ते हुए देखा और कांग्रेस को भी लड़ते हुए देखा है। लेकिन इस बार अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें तो एक बड़ी टीम लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि जिस तरह से एक टेस्ट मैच के लिए 15-16 खिलाड़ियों की टीम जाती है, फिर 11 उसमें खेलते हैं, क्या माना जाए जिस तरह से रोहित जी कह रहे हैं कि अब संगठन कमजोर है इसीलिए तमाम सारे खिलाड़ियों को मैदान में उतारना पड़ रहा है? देखिए, हो सकता है रोहित जी कांग्रेस के बारे में बेहतर जानते हो, लेकिन राजेश जी आप भी जानते हो और देवेंद्र जी भी जानते हो। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है, संगठनात्मक सिस्टम है, जिसमें कार्यों को लेकर विभाजन किया जाता है और बहुत रणनीतिक रूप से हमारे यहाँ कार्यकर्ता और नेता चुनाव लड़ते हैं। देखिए, रण भी है और नीति भी है। कांग्रेस के पास ना रण है ना नीति है। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है जो अनुभवी नेताओं की है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का शर्मा जी का चेहरा है, जो लंबी युवा राजनीति विद्यार्थी परिषद लेके भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ताओं की लंबी फौज खड़ी करने का एक अनुभव रखते हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनको प्रबंध समिति का प्रमुख बनाया गया है, वे भी हमारे मध्य प्रदेश के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे। मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजनीति का एक लंबा अनुभव है। और उनके अलावा प्रहलाद पटेल जी हैं, कैलाश जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, तमाम सारे नेताओं की फौज है जो अपना अपना अनुभव रखती है और रणनीति के तहत जनप्रतिनिधि के लोकसभा चुने हुई राजनीति में एक मजे हुए खिलाड़ी के रूप में एक देशव्यापी पहचान रखती है। तो ये जो हमारी टीम है, ये निश्चित रूप से बहुत सुखद परिणाम लाएगी। और हमारे पास जो पिछले 2 दशकों का एक लंबी फहरिस्त है, लगभग 2 दशक की विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है, जिसके माध्यम से जनता के बीच संवाद स्थापित करके योजनाओं का क्रियान्वयन नीचे तक हो गया है। क्योंकि क्रियान्वयन हो गया, इसलिए हम संतुष्ट हैं और विश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद पुनः हमको मिलेगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, देखिए कांग्रेस पार्टी में आप देखिए दिग्विजय सिंह जी, इनके षड्यंत्रकारी नेता जो पाकिस्तान के फोटो उठाकर, पाकिस्तान की झूठी खबर उठा के मध्य प्रदेश को अपमानित करने का काम बार बार कर चुके हैं। 420 का केस उन पर दर्ज है। पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव को लेकर व्यापम का मुद्दा उठाया, किस प्रकार से उन पर केस 420 का दर्ज है। आज वो फिर व्यापम का मुद्दा वो उठा रहे हैं। उनको जानते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश को अपमानित करके वो अपनी जगह बना सके, लेकिन जनता ने उनको हर की सीट है, उनको हराया है, भोपाल से घर भेजा है उनको, तो पीछे के रास्ते से वो राज्यसभा गए। रही बात कमलनाथ जी की, देखिए कमलनाथ जी को जुम्मे 5 वर्ष मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, दिल्ली की राजनीति वे करते हैं, तो मध्य प्रदेश में आज भी वो एसी कमरे में बैठकर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। और रही बात सुरेश पचौरी जी की, तो कोई चुनाव आज तक नहीं जीते। अजय सिंह जी जनप्रतिनिधि नहीं है, अरुण यादव जी जनप्रतिनिधि नहीं, तो इनके फहरिस्त जो लंबी है लेकिन वो जनप्रतिनिधि नहीं है। जनता ने हमको घर बैठाया है, तो किस रूप में ना रण है, ना नीति है, ना नेता है, तो किस नीति के आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव जीत चुके हैं, विश्वास हमको पूरा है। हम आगे जिस प्रकार चलिए रोहित नायक जी जवाब दे दीजिए। पुनः हम जीत कर लोकतंत्र में अपनी जीत दर्ज कराएंगे। कह रहे हमारे ओके टेस्टेड नेता हैं सारे। लड़ेंगे किस नीति के तहत हम चुनाव लड़ेंगे, ये पूछा गया, उसका जवाब मैं दे देता हूं। हम लड़ेंगे लोक नीति से। इनने कहा ना रण है ना नीति है, मैं कहता हूं आपने जो राजनीति करी उसमें राज है और नीति नहीं है। आपने राजनीति को लोकनीति रहने नहीं दिया और इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जनता की बात रखेंगे और जनता ही चुनाव हराती जिताती है, तो आप परिणाम देखेंगे कि क्या परिणाम आता है। जहां तक आपने लोगों की फहरिस्त गिनाई है, इस फहरिस्त में आप ये भी तो बता दीजिए कि ये फहरिस्त आपको क्यों इकट्ठी करनी पड़ी। हमने भी एक फहरिस्त बनाई है जहां पर हमने ये निकाला है कि आम जनमानस से जुड़े कौन से मुद्दे हैं, वो फहरिस्त हमने बनाई है। आपने नेताओं की फहरिस्त बनाई है। अभी भी आप जनता की बात नहीं कर रहे हैं, आप 2 दशकों की बात करते हैं। लेकिन बीजू जनता दल जैसी पार्टी जिसने, आप देखिए, मैं उनको एक आदर्श के रूप में इस डिबेट में इस बात के तहत रखना चाहता हूं कि अगर आप इतना लंबा जब कोई एक राजकाज करता है तो आप आम जनमानस की तो बात करिए। 57,000 लोगों को उनने परमानेंट किया। आज वहां पर कोई टेम्परेरी वेतनभोगी नहीं है। आप 2 दशक से हैं, आप क्यों नहीं कर पाए? आप 1,000 रुपए महिलाओं को बांट सकते हैं। आप 1,000 करोड़ रुपए जितना आपने खर्च कर दिया ये बंदर बांट करने में, जिसमें आधे से ज्यादा महिलाओं को लाभ नहीं पहुंच रहा। यदि आप लोगों को परमानेंट कर देते तो आपको वो घर, उनके परिवार के लोग दुआएं देते। आपने जनता की बात आज तक नहीं करी। आप लोग रटी रटाई बातें करते हैं। आज के दिन भी श्रावण मास सोमवार पर आप ऐसी दोगली और झूठी बातें कर रहे हैं।
मुझे तो शर्म आती है कि इस तरह की बातें आप लोग कर भी कैसे सकते हैं। आप बोल रहे हैं ना रण है ना नीति, आपके पास रणनीति है। मैं बताता हूं, आपकी रणनीति है कि राज करो और नीति से मत करो। आप राजनीति करते हैं ऐसी जो नीतिहीन होती है। आप लोकनीति की बात नहीं करते, आप आम जनमानस की बात नहीं करते। आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री खड़े होकर जिस राज्य की बात कर रहे थे कि वैट पेट्रोल सबसे महंगा है, उसमें आपका राज्य भी था। उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? आज की तारीख में जो आप हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है और इसमें आप यूरेका कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं वो पूरी साइंटिफिक पद्धति गलत है। उसमें आपकी बेसिक मंशा ही गलत है। आप जनता के लाभ की बात करते तो आपको जनता पिछली बार भी जिताती, पिछली बार भी। चलिए मिलन जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आऊंगा। मिलन भार्गव जी, आप आए, आप खुद बता दीजिए। मिलन भार्गव जी, बड़ा ही दिलचस्प है ये। कहा मध्य प्रदेश की राजनीति दूसरे राज्य लेकर जा रहे हैं, तो उनको याद दिला दूं कि आपकी ही सरकार राजस्थान और पाकिस्तान नहीं जा रहा, छत्तीसगढ़ में है, तो वहां क्या स्थिति है कर्मचारियों की, वहां क्या जनता की स्थिति है, वहां क्या आपके वचन पत्रों की स्थिति है, ये जरा गौर से देख लीजिए। किस प्रकार से आपने राजस्थान को रेपिस्तान बनाकर रखा है, अपराध का एक राज्य बना दिया। छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद से आजाद हुआ था, आज फिर आपने नक्सलवाद की गोद में धकेलने का काम आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। रही बात कर्मचारियों के हित की, तो देखिए मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को आज वेतन के रूप में 42% वेतन भत्ता बढ़ाकर उनको केंद्र के समान वेतन कर दिया गया। संविदा कर्मचारियों की जो मांग थी, लंबी मांग थी कर्मचारियों की, उनकी मांगों को पूरा करके, इसलिए बौखला रही कमलनाथ जी की टीम बौखला रही है। रही बात मध्य प्रदेश में इतिहास रचने की, देखिए मध्य प्रदेश ने हमेशा इतिहास रखा है। आज मध्य प्रदेश लाडली बहना के रूप में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लाडली बहनाओं को उनका अधिकार, उनको उन्नति के लिए एक नई कीर्तिमान स्थापित करते आगे बढ़ रहा है। तो उसमें भी ये नए फहरिस्त लेकर आ गए और नारी सम्मान के रूप में फर्जी फॉर्म बेचे गए। किस प्रकार से इनके कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को छेड़ा, ये भी मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है। कमलनाथ जी खुद आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, सिखों का कत्लेआम का इल्जाम उन पर है। किस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र करके देश में राजनीति के स्तर को गिराया था। दिग्विजय सिंह जी भी वही रणनीतिकार रहे। किस प्रकार से देश में हिंदुत्व को अपमानित किया। आज शिव की बात कर रहे हैं रोहित भाई, अच्छी बात है, शिव जी की बात करने लगे, राम की बात करने लगे। नहीं, इनको तो हिंदू और हिंदू देवी देवताओं से कांग्रेस को हमेशा आपत्ति रही है। प्रभु श्री राम को कभी काल्पनिक कहते थे, श्री राम मंदिर के विरोधी रहे। आज श्री राम का मंदिर बन रहा है तो इनको भी कहीं ना कहीं मुंह से राम बोलना पड़ रहा है, लेकिन मुंह में चलिए आता हूँ मिलन जी, दोबारा आपके पास में आता हूँ। देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूँ। चलिए देवदत्त दुबे साहब के पास में। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तमाम सारे चेहरों की, और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, क्या इन तमाम सारे चेहरों की एक वजह यह भी है कि इस बार, ठीक है ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ठीक है लगातार जब सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ना, इस बार जो तमाम सारे चेहरे हैं, फिर कांग्रेस के तमाम सारे चेहरे जब आए और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्या इसका अभी अंदेशा अभी से है कि जो डैमेज होगा उसको समय रहते हुए इन चेहरों के जरिए, जो ऊपर से बुलाए, जो दिल्ली से आ रहे हैं, इन चेहरों के जरिए उसको कंट्रोल कर लिया जाए? ये भी एक वजह है इस लंबी फेहरिस्त की। वो तो होता ही है कि राजनीति में अपनों को पहले मनाया जाता है, उनको समय रहते ठीक किया जाता है। आप 2018 के पहले देख लें तो कुसमरिया सरी के भगवाधारी पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने नुकसान किया। युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेल या समीक्षा गुप्ता, विधायक संजय शर्मा, ऐसी एक फेहरिस्त थी। तो इस बार पहले से एक डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, और जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने विश्वसनीय और एक मैनेजमेंट के माहिर लोगों को भेजा है, तो ये सब होगा। और जो लोग उपेक्षित हैं उनको अभी कमेटियों में एडजस्ट किया जाएगा, जिससे कि किसी को ये ना लगे कि उसकी उपेक्षा हो रही है। सबका काम, सबका साथ, सबके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। ये दोनों ही दलों में होगा, क्योंकि जब चुनाव ऐसा हो कि प्रतिष्ठापूर्ण हो, दोनों ही दलों के लिए डू एंड डाई की स्थिति है। बहुत अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है राजेश जी इस बार 2023 का। इसमें आप केवल नेताओं की नहीं, प्रत्याशी भी आप देखेंगे कि बेहतर प्रत्याशी दोनों दलों की ओर से लगातार सर्वे के आधार पर मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि मतदाताओं की दुविधा होगी कई बार कि किस प्रत्याशी को जिताएं, किसको हराएं। पार्टी के आधार पर फिर वो निर्णय लेगा। बड़ा गजब का मैनेजमेंट, दोनों के देश के चुनिंदा रणनीतिकार इस समय प्रदेश में
फोकस बनाए हुए हैं। चलिए, बिल्कुल बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं। और प्रियंका गांधी भी 21 तारीख को संचल में आ रही हैं, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, वीडी शर्मा वहां से आते हैं। रोहित नायक जी, जिस तरह से अगर जो बात हम भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, कमोबेश कांग्रेस में भी वही रहा। कुछ दिन पहले जब एक पोस्टर लगता है और कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो तमाम सारे जो बयान नेताओं के आ जाते हैं। क्या यही वजह है कि जिस तरह से आपके यहाँ भी पहले प्रियंका गांधी जबलपुर आई थी, अब ग्वालियर आ रही, यानी कि ये लग रहा है कि प्रियंका गांधी एक्टिव रहेंगी, कमान उनके हाथों में दिख रही है। क्या यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व तो आपका जिस तरह से फोकस कर रहा है कि इन चीजों से बचा जा सके, जो सवाल मैंने देवदत्त दुबे साहब से भी किया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर? भारत जोड़ो यात्रा 2.0 राजेश जी, राहुल गांधी जी शुरू करने वाले हैं और लगभग उसी समय, उसी ड्यूरेशन में जब इलेक्शंस होंगे इन 3 स्टेट्स में, वो इन 3 स्टेट से गुजरेंगे, क्योंकि अभी उनकी पूरब से पश्चिम की यात्रा बाकी है और इसीलिए प्रियंका जी फोरफ्रंट में दिख रही हैं आपको। दूसरी बात जो आपने करी कि जो भी अभी समीकरण दिख रहे हैं उसको देखते हुए कि भाई हमने पहले ये बात कही कि अगर भावी मुख्यमंत्री थे तो हमारे नेताओं ने ये बात क्यों कही। देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी होना और बोलना, ये दोनों बातें बहुत अलग अलग चीज हैं। इनके यहाँ जेपी नड्डा जी किस पैराशूट से अपने पद पे बैठे हुए पूरी दुनिया जानती है। ये 84 के दंगों की बात करते हैं, 32 आरएसएस के जैन समुदाय के लोग उन दंगों में आपराधिक माने गए थे। और जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी बैठे, ये पब्लिक डोमेन में बात है, मैं उसकी नजीर को आपके सामने पेश कर सकता हूं जब आप चाहें। एक कमीशन बना के उन 32 लोगों को बरी कर दिया गया। ये 84 के दंगों की बात ना करें, सब ये खुद की जब थाली में छेद हो तो दूसरे की थाली पे ना नजर माने। और जहां तक की प्रज्ञा ठाकुर जी की बात है, यहाँ पर बैठी हुई है, आप बताइए कौन सी वो राजनीतिक दल से आती हैं, किस तरह की राजनीति करती हैं। कभी बोलती हैं गाय के सर पे हाथ फेरो तो बीपी लो हो जाता है, कभी पूंछ सहलाओ तो थायराइड खत्म हो जाता है। ये कौन से पता नहीं किस पाठशाला से पढ़कर आए लोग हैं। मुझे तो लगता नहीं है कुछ थोड़ा बहुत भी शैक्षणिक उनकी उपलब्धि कुछ होगी, लेकिन और जिस तरह की उनका भी पहले का बैकग्राउंड रहा है, किस तरह की पोलराइजेशन की पार्टी और पार्टी पॉलिटिक्स बीजेपी करती आई है, किस आधार पर यहाँ पर क्या समीकरण बनाएगा, सब हम देखते आए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की बातें ना करा करें, जिस तरह की बातें इनको सुनने की आदत नहीं है। मैं तो उड़ीसा तक ही गया था, ये तो चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा देश की दुनिया की परिक्रमा करके आ जाते हैं और फिर बात करते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी घूम घूम कर अपनी बात कर रहे हैं और पूरे देश दुनिया में जा रहे हैं, यहाँ की सुध नहीं ले रहे। आधा देश जलमग्न है और मणिपुर में क्या हालात है, लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री दूसरी जगह जाते हैं। तो ये बातें ये ना करें, जो काम करना है वो करें, मेरा केवल इतना कहना। और काम करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, बातें करने से थोड़ी पेट भरता है आदमी का। ये कह रहे हैं कि 48% या कितना परसेंट, ये बता रहे हैं कि हमने भत्ता बढ़ाया है। अंग्रेजों ने भी आटे पर टैक्स नहीं लगाया था। 40% इनने आटे पर महंगा किया है, आटे को पिछले 1 वर्ष में 40% आटा महंगा हुआ है और उस पर टैक्स वसूल है, जीएसटी है। अंग्रेजों ने भी कभी टैक्स नहीं लगाया था। बताइए, ऐसी पार्टी अगर रोजी रोटी की और आम जनमानस की बात करेगी तो हंसी नहीं आएगी क्या राजेश जी? चलिए, वक्त कम है, मिलन भार्गव जी संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। देखिए, डॉक्टर साहब बड़े ही दिलचस्प बात कर रहे हैं। चूंकि एमबीबीएस के वे डॉक्टर हैं तो देश के देशज ज्ञान से मुझे लगता है इत्तेफाक नहीं रखते। गाय का स्थान इस देश में हिंदू संस्कृति में कहाँ रखा गया, देवताओं के रूप में रखा गया, पूजनीय है, तो इनके लिए शायद गाय पूजनीय हो सकती, बकरा बकरी हो सकते हैं। रही बात इस देश में महंगाई की, देखिए जब किसानों को उनको लाभ देकर के गेहूं महंगी खरीदे जाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा गेहूं महंगा और आटा महंगा बिक सकता है। रही बात अपराधीकरण की, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र कर हमारे नेताओं पर तमाम तरह के आरोप लगाए, जांच चलाई न्यायपालिका से, किस प्रकार से दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। आज इनका नेतृत्व देखिए, 420 केस में जमा राहुल गांधी चल रहे हैं, संसद से वो बाहर हो चुके हैं। मां सोनिया गांधी 420 केस में, इस देश में किस प्रकार से षड्यंत्र करके कुसंपत्ति कमाई। अब माँ बेटे का प्रयोग फेल हुआ तो इसलिए बहन को भेजा जा रहा है, प्रियंका गांधी जी को। बहन भी किसी जनप्रतिनिधि के नाते चुनकर नहीं आई आज भी सदन में, जनता से नकारा हुआ परिवारवाद के जिस रूप से देश में पेश किया गया, जनता ने भी नकार दिया। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र करती आई है, षड्यंत्र करना चाहती है, डायरेक्टिव पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश और देश को अपमानित करके काम आती है। रही बात पीएम मोदी को आज विश्व में सम्मान, सर्वोच्च सम्मान दिख रहा है और दोनों की अपनी अपनी नीति है, रणनीति है, स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप भी है। और जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब कह रहे थे कि इस बार का जो चुनाव
अलग होगा, एमपी का इससे पहले इस तरह का चुनाव ना हुआ होगा, उसकी बानगी जरूर लंबे समय से दिख रही, इस डिबेट में भी दिख रही है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों ही प्रमुख दल, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की अपनी अपनी तैयारी है, अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, और जिस तरह का रण है उसी के अनुसार दोनों दल अपनी अपनी नीति तैयार कर रहे हैं। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।